पिछले क्लास में बोला गया था कि न्यूमेरिकल बताएंगे। सभी लोग बना के लाए हैं? निकालिए तो कॉपी और असाइनमेंट। कॉपी असाइनमेंट निकाल लीजिए, देखते हैं उसको क्या लेते एक असाइनमेंट। देखो इधर, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात सुनिए आप। यदि आप डायरेक्ट यहाँ 12th में आए हैं पढ़ने के लिए, तब आपको इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत दिक्कत हुआ होगा। हो सकता है क्वेश्चन बना ही ना हो, कुछ क्वेश्चन को छोड़ के, क्योंकि यह सारी की सारी बातें 11th से संबंधित, एक भी बात 12 से संबंधित नहीं है। लेकिन यदि कुछ और ऐसा है कि यदि हम आपको बताएंगे भी 1 से लेकर 15 तक में, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम थ्योरी का कोई बात बताए नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं और उसमें हम उस चीज़ का यूज कर रहे हैं। तो टेंशन नहीं लेना, ये 11th का पार्ट है। यदि बन गया तो भी ठीक, नहीं बना तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बनना चाहिए। फिर भी आपकी यदि कुछ समस्या है 1 से लेकर 15 तक में, तो बताइए, हम उसको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 18 ग्राम H2O में मिली तुल्यांक की संख्या कितनी होगी? देखो, 18 ग्राम H2O का इक्विवेलेंट वेट 18 होता है, तो 18/18 करेंगे यानी ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट में 1000 मिली इक्विवेलेंट होता है। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 2 मोल CO3 2- में कुल आयन की संख्या कितनी होगी? 1 मोल में आयन की संख्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23, तो 2 मोल में इतना गुना 2 हो जाएगा। समझे ये जो बताए सो? 1 मोल में संख्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23, तो 2 मोल में उसका 2 गुना हो जाएगा। 3 मोल रहता 3 गुना कर देते। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपको सिर्फ बरगलाने का प्रयास किया है। क्वेश्चन का डायरेक्शन कुछ और है, दे कुछ और दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप इस क्वेश्चन से थोड़ा परे हट के सोचिए तो आपको ये बात समझ में आएगा। बताइए तो HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 63 होता है। किसी भी केमिकल सब्सटेंस के 1 मोल का भार उतना ही ग्राम होता है जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये बात आप जानते होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये 63 ग्राम HNO3 1 मोल के बराबर हुआ। अच्छा, आप ये बताइए कि 63 ग्राम में कौन कौन है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सब मिला के 63 हुआ है। आप हमको ये बताइए कि नाइट्रोजन कितना ग्राम? 14 ग्राम। हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14 और 48 ग्राम ऑक्सीजन, तब न जोड़ेंगे तो 63 होगा। इसका मतलब यह है कि 63 ग्राम HNO3 में नाइट्रोजन कितना है? 14 ग्राम नाइट्रोजन, इसीलिए 1 ग्राम में, इसीलिए 100 ग्राम में। 14/63 गुना 100, जो आएगा इतना ही प्रतिशत आंसर होगा। अब देखिए इसमें क्या बड़गला दिया आपको लिख दिया 20 ग्राम तुल्यांक। अरे 20 ग्राम तुल्यांक रहे, 30 ग्राम तुल्यांक रहे, 100 ग्राम तुल्यांक रहे, निकलेगा वो हमेशा 100 ग्राम पर, क्योंकि तुमसे प्रतिशत न पूछ दिया है। तो वो क्या दिया हुआ नहीं दिया हुआ से कोई मतलब नहीं बनेगा क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, पंद्रह ग्राम तुल्यांक HCl में Cl परमाणु का भार क्या होगा? इस क्वेश्चन में थोड़ा दम है और आपको समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन ढंग से। देखो, हमारे बता देने के बावजूद भी यदि आपको दिक्कत रह जाता है तो आप एक बार फिर से दोबारा पूछ दिया कीजिए। जब तक आप एकदम क्लियर ना हो तब तक आप पूछिए, हम बताते रहेंगे। आप यदि दोबारा टच करेंगे तो फिर हमारा तरीका बदल जाएगा समझाने का,
फिर और हम धीरे और थोड़ा और डिटेल में चले जाएंगे। हमको लगता है कि पढ़ा देवे किए हैं तो हिंट कर देंगे तो बन जाएगा, इसलिए हम थोड़ा तेजी खींच देते हैं। फिर भी आपको समस्या रह जाती है तो खड़ा होकर बोला कीजिए कि सर हम नहीं समझे, फिर हम आराम से उसको समझा देंगे। वैसे क्वेश्चन हल्का रहेगा तभी हम उस तरह का काम करेंगे, यदि क्वेश्चन भारी रहेगा तो उसको हम नॉर्मल ही समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पूछे कोई आदमी। अब देखो इसको थोड़ा ढंग से समझो आप। 15 ग्राम इक्विवेलेंट कौन चीज है? HCl। तुम पहले हमको ये बताओ, तुमको ये फॉर्मूला पता है? ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, सबको पता है? तो ये हो गया 15 बराबर वेट 36.5 होता है इक्विवेलेंट वेट HCl का। सब जान रहे हो ना इसको? तो यहाँ से वेट बराबर हो जाएगा 36.5 गुना 15 ग्राम। गुना मत कीजिए, मतलब इतना ग्राम होगा ना। अब आप एक बात बताओ, HCl हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 36.5। इसका मतलब ये हुआ कि 36.5 ग्राम HCl में 35.5 ग्राम क्लोरीन है। ये संबंध पता चला कहाँ से लाए? तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 36.5 ग्राम HCl 35.5 ग्राम Cl रखता है। बताइए ये कह सकते हैं या नहीं? तो बताओ 1 ग्राम कितना रखेगा? 35.5 बटे 36.5। इसीलिए इतना ग्राम क्लोरीन, इतना ग्राम HCl कितना ग्राम क्लोरीन रखेगा? अरे निकल जाएगा। 36.5 गुना 15 ग्राम ये रखेगा ना 35.5 बटा 36.5 गुना 36.5 गुना 15। इससे ये कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 35.5 गुना 15 ग्राम क्लोरीन। जो भी आएगा निकल जाएगा कि नहीं? समझ में है कि कैसे बनाना है? इस तरह से वो निकालना। अच्छा इसी क्वेश्चन में कह देता परसेंटेज निकालिए, प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए, तब क्या कर, तब सुनो तब क्या करते? तब जानते हो ये सब करने का कोई जरूरत नहीं। तब डायरेक्ट तुम लिख देता 36.5 ग्राम HCl इतना ग्राम क्लोरीन रखता है, इसीलिए 1 ग्राम, इसीलिए 100 ग्राम, बस 3 लाइन में बन जाता। लेकिन जब टोटल अमाउंट में टोटल क्लोरीन चाहिए तब आपको टोटल काम करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ तो 15 ग्राम इक्विवेलेंट में जो प्रतिशत मात्रा रहेगा क्लोरीन का, वही प्रतिशत मात्रा 100 ग्राम इक्विवेलेंट में रहेगा, 200 ग्राम इक्विवेलेंट में रहेगा, 1000 ग्राम इक्विवेलेंट में रहेगा। तो जब प्रतिशत मात्रा की बात की जा रही है, आ जाइए, जब प्रतिशत मात्रा की बात की जा रही है तो आप नॉर्मल क्वेश्चन 100 पर डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए कि 100 में कितना है। किन्हीं को दिक्कत हो तो बताइए, क्वेश्चन समझने में किन्हीं को परेशानी हो तो जरूर बताइए, हम फिर से बता देंगे। इस क्वेश्चन में दिक्कत है क्या किसी को? क्वेश्चन नंबर 15, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है और हो ना हो आप इसमें सब लोग लगभग उलझ गए होंगे। पहले आप इधर देखिए, NaOH में एक एटम सोडियम का है, एक एटम ऑक्सीजन का और एक एटम हाइड्रोजन का। इसका एटॉमिक मास 11 है, एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23, 8 16 एक एक न होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन होगा 18 गो, सॉरी 11 गो, इसमें 8 गो और इसमें 1 गो, कुल मिला के जोड़िएगा हो जाएगा 20। प्रोटॉन भी उतने होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है।
न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। 23 में से 11 करेंगे 12, 16 में से 8 करेंगे 8, तो 12 8 20, 1 में से 1 करेंगे 0, यानी न्यूट्रॉन इसमें है नहीं। तो न्यूट्रॉन कितना? 20। यहाँ से यह स्पष्ट हुआ कि NaOH के एक अणु में 20 इलेक्ट्रॉन, 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन रहता है। क्लियर है ये चीज़? अब आप क्वेश्चन पर जाइए, क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझिए और बनाइए। क्वेश्चन कहता है कि 10 ग्राम तुल्यांक NaOH, 10 ग्राम तुल्यांक NaOH यानी 10 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH में कुल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। यह सब मोल कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन है, बिल्कुल 11th का बेस है ये। देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आपको एक चीज याद है, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है N फैक्टर गुना मोल। आप याद कीजिए, इसी में ना दोनों तरफ आयतन से भाग दे दिए थे, तो एगो नॉर्मलिटी हो गया था, एगो मोलरिटी हो गया। NaOH का N फैक्टर 1 होता है, NaOH का N फैक्टर 1 होता है। ये टूटता है Na प्लस में और OH माइनस में, 1 + 1 माइनस यानी N फैक्टर 1। ग्राम इक्विवेलेंट का संख्या दिया हुआ है कितना? 10। तो ग्राम इक्विवेलेंट रख दो 10, N फैक्टर का मान 1। और आपको याद कीजिए बताए भी थे, N फैक्टर का मान जब 1 हो जाता है ना, तो नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर हो जाता है। ऐसे केस में ही नॉर्मलिटी और मोलरिटी भी आपस में बराबर हो जाता है। तो यहाँ से कितना मोल आ गया NaOH? 10 मोल NaOH। आप याद कीजिए, एक मोल में अणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23 हुआ करता था। तो 10 मोल में हो जाएगा 10 × 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। इतने अणु होगा ना। अब तुम बताओ कि एक अणु NaOH में 20 इलेक्ट्रॉन, तो इतना अणु में 20 × 10 × 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, इतने प्रोटॉन और इतना ही न्यूट्रॉन। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया कैसे बना सो? तो जो आदमी मोल कंसेप्ट नहीं पढ़े होंगे 11th में, उनको तो ये परेशान करेगा। एक बात आप हमेशा समझिए, 11th का एग्जाम हो या ना हो, 11th के बिना 12th संभव नहीं है। साइंस का कोई भी पेपर आप बिना 11th पढ़े चाहिएगा कि 12th में 100% कमांड कर ले, कभी नहीं होगा। इसलिए 11th का एक अलग लेवल का इम्पोर्टेंस है। और यदि आप किसी इंट्रेंस एग्जामिनेशन को देने वाले हैं, तो आप यकीन मानिए 11th से ही ज़्यादा क्वेश्चन एराइज होता है। बोर्ड तो आपको इतना आसान कर दिया है पास होना कि नॉलेज वहाँ पर ज़्यादा मायने ही नहीं रखता है। नहीं तो यदि 11th और जैसे पहले कंबाइंड होता था ना एग्जाम 11th और 12th का, तब समझ में आता था स्टूडेंट लोगों की पढ़ाई क्या होती है। अभी तो इतना ईजी कर दिया है कि 100 गो क्वेश्चन देगा, उसमें 50 गो बनाना है। नहीं रे, ऐसा ही है ना। 30 गो देगा, उसमें 15 गो बनाना है। एगो होता है हेड या टेल, यहाँ हेड टेल नहीं है, यहाँ और बहुत बात है। यहाँ हेड ये खाली है, ये है, कुछ उछलेगा हेड आएगा। मतलब टॉस हारने जैसा कुछ नहीं है, आप हमेशा जीतोगे। लेकिन फिर भी सिक्का खड़ा ना रह जाए, उसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। सिक्का खड़ा रहने का ये मतलब है कि लगे छे सुन लिए हैं नहीं क्वेश्चन, लेकिन बन नहीं रहा। ये सब यही नहीं सिचुएशन हुआ उधेरबुन वाला, लग रहा है कि सर पढ़ाए लेकिन बन नहीं रहा है। खैर, 1 से लेकर 15 तक में आपका और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, 5 मोल CO2 में कार्बन परमाणु की कुल संख्या कितनी होगी? 5 गुना एवोगाड्रो नंबर। एक बात बताइए, एक मोल में अणु होता है, एक मोल में अणु होता है 6.023 × 10⁻23। तो 5 मोल में अणु होगा 5 गुना 6.023 × 10⁻23। CO2 के एक अणु में केवल 21 गो परमाणु है, तो एक अणु में 1 परमाणु, इसलिए उतना अणु में उतने परमाणु रह जाए। एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि यदि आपको इस 1 से लेकर 15 तक में यदि प्रॉब्लम रह भी गया है तो टेंशन नहीं लेना है। हो सकता है कि हम कुछ बात बताए हों और आपको समझ में
नहीं आया हो तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब हम नॉर्मलता से आगे बढ़ेंगे, यदि आपसे नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बता दें और फिर भी आपको मन में किसी प्रकार की शंका रह गई, तब दिक्कत नहीं, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हाँ, यदि क्लास छोड़े हैं तो फिर दिक्कत होगा आपको। चलिए, आप लोग पहले ये बताइए, कॉपी अलग किए हैं आप लोग? पहले तो तुम लोग का हम कॉपी चेक करेंगे। तब निकालो सब आदमी कॉपी, कॉपी निकालिए अपना अपना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक में और कोई दिक्कत? एक आदमी कोई 4 या 5 पूछ रहा था। नहीं, फिर भी एक आदमी लास्ट में कुछ इधर से कुछ कुछ पूछा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 एक आ रहा है, ये नॉर्मलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, और क्लास यदि आप रेगुलर किए होंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो, इसका आंसर आएगा 50/49। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। 5% वेट बाई भी H2SO4 सॉल्यूशन, यही है ना? एक बात बताओ, 5% वेट बाई भी का मतलब 100 ml सॉल्यूशन और उसमें 5 ग्राम H2SO4। ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलो तो 5/49, और 100 ml को लीटर में बदलोगे तो 100/1000 यानी 1/10। क्या बात समझ में आ रही है? नॉर्मलिटी के लिए ग्राम इक्विवेलेंट को ऊपर रखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट आपका हो गया 5/49, और वॉल्यूम को लीटर में नीचे रखते हैं तो 1/10, यही हो जाएगा ना 50/49। आंसर लगभग 1 होगा। अरे 50/49 लगभग 1 होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो, ये दोनों बात हम कहाँ से लिखे? ये 5% वेट बाई भी हम समझे हुए तब ना लिखे। अब जिनका क्लास ही 5% वेट बाई भी वाला छूट गया होगा, भौतिक मात्रक, तो उनको दिक्कत होगा। अगला क्लास जो थ्योरी का होगा ना, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, पीछे छूटा भी है, लेकिन छूटा हुआ चीज़ को मेंटेन कर लीजिएगा ऐप के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 19, ये पूछे तो आप नहीं है, फिर भी हम आपको बताते हैं, पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 19 आपको जानना जरूरी है। क्वेश्चन है 10% वेट बाय वेट CaCO3 सॉल्यूशन। एक बात बताओ तो 10% वेट बाय वेट CaCO3 सॉल्यूशन का मतलब क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन 10 ग्राम CaCO3। अब पूछ रहा है नॉर्मलता, तो नॉर्मलता के लिए नीचे चाहिए वॉल्यूम, ऊपर चाहिए ग्राम। अच्छा एक बात बताओ, वॉल्यूम का कोई चर्चा है इसमें? लेकिन डेंसिटी दिया हुआ है 100 ग्राम सॉल्यूशन, और डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर सीसी। सीसी का मतलब ml, तो ग्राम और डेंसिटी से वॉल्यूम नहीं निकाल लोगे। डेंसिटी बराबर होता है वेट बाई वॉल्यूम। वेट के जगह रख देना 100, डेंसिटी के जगह 1.2, वॉल्यूम निकलेगा कि नहीं? वॉल्यूम जो निकलेगा वो सीसी में निकलेगा, यानी ml में निकलेगा। ml से उसको बदल देना है किस में? लीटर में। 1000 से भाग दीजिएगा। कैसे समझे वो सीसी में निकलेगा? ग्राम सीसी में दिया हुआ है तो वॉल्यूम सीसी में निकलेगा। 1000 से भाग दे दोगे लीटर में, पता चल जाएगा। ये ग्राम इक्विवेलेंट तुमको पता चल ही गया है, 10/50 होगा। ग्राम इक्विवेलेंट में वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आया कि कैसे बनाना है? कि हम बता दें फिर इसको बढ़िया से? फिर से बताएं। 10% वेट बाय वेट CaCO3 का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम CaCO3। 100 ग्राम सॉल्यूशन दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml। हम जानते हैं डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। 1.2 बराबर मास है कितना? 100 बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम को इधर कीजिए, ये हो जाएगा 100/1.2, यही ना वॉल्यूम निकलेगा।
इतना आएगा ml, और इसको बदलना पड़ेगा आपको लीटर में। लीटर में बदलिएगा तो 100/1.2 गुना 1000 लीटर। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 1/120 लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट है 10/50 यानी 1/5, और ये है 1/120। सॉरी 1/12 होगा, 1/12 लीटर होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट आ गया 1/5 और वॉल्यूम हो गया आ गया 1/12। ग्राम इक्विवेलेंट को ऊपर यानी 1/5 को ऊपर और 1/12 को नीचे, आंसर आ जाएगा 12/5। नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा 12/5। ये 12/5 आया कैसे? 1/5 बटा 1/12 बराबर 12/5 आंसर। कल भी न्यूमेरिकल का ही क्लास है और कल बहाना मत बनाइएगा प्लीज़। सभी आदमी कॉपी लेते आएंगे। आपका थ्योरी का जो क्लास है सोमवार से स्टार्ट होगा, मंडे से, और इस बीच में जितना भी न्यूमेरिकल है इस सबको हम लोग क्लियर कर लेंगे। कल यदि सारा न्यूमेरिकल समाप्त हो गया, यदि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, तो कल ही थ्योरी में हम आगे बढ़ जाएंगे। कल यदि न्यूमेरिकल सब खत्म हो जाएगा ना, तो कल ही आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है।